सुनो, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने वक्त कुछ कुछ बात में आप उलझेंगे। हम एक छोटा सा एक नोट्स लिखा देते हैं जिससे जो आपको काफ़ी मदद करेगा इस बात के लिए कि उसका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लिखे तो नीचे में देखो, यदि कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ये दो तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पहला कंपाउंड जिसमें WFL हो और दूसरा कंपाउंड जिसमें SFL हो। यानी 4 का चारों लिगेंड WFL है तब, और 4 का चारों लिगेंड SFL है तब। इस स्थिति में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये sp3 होता है। लिखते जाइए साथ साथ। और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो हमेशा शेप टेट्राहेड्रल होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जब DsP2 हो तब शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। इस केस में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, और इस केस में बॉन्ड एंगल होता है ऑलमोस्ट 90 डिग्री। यदि लिगेंड WFL हो तो यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और जब लिगेंड SFL हो, चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, तो यही कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कल एक केस बताया गया था आप लोगों को NiCl का होल 4, यही ना बताया गया था। आप देखिए NiCl का होल 4 जो 2- है, उसमें Cl एक वीक फील्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो चेक करो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है, शेप टेट्राहेड्रल हम लिखे हैं, बॉन्डिंग 109.5 डिग्री आया होगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये बात हर जगह अप्लीकेबल है। लेकिन कुछ कंपाउंड में ना आपको अपना मतलब सब चीज़ पढ़े हुए रहोगे, फिर भी तुमको लगेगा कि कुछ बात ऐसा है जो तुमको अपनी तरफ से देना पड़ेगा और बातें बदल जाएंगी। वो जब प्रैक्टिकली करोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे वो बात नहीं समझ में आता है। ये उतार लीजिए पहले आप। पूरा हो गया क्या? अब इसी में एक कंपाउंड आता है आपको पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, एक कंपाउंड आता है पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो यहाँ पर 4 की जगह अब आप लिख दीजिए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 हो तो इसमें भी दो तरह का लिगेंड हो सकता है, एक WFL और दूसरा SFL। WFL के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3। अब देखिए, देखने में लगता है कि दोनों एक के जैसा है, sp3d2 और वहाँ पर है D2sp3 है। एक S 3p 2d यहाँ है, एक S 3p और 2d वहाँ है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस बार D बाद में लिखाया है और उस बार D पहले लिखाया है, और इसका भी अपना मतलब होता है। इसका मतलब है कि यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट का D है, और उसका मतलब है वह इनर ऑर्बिट का D है। इसीलिए इस तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं, और उस तरह के कंपाउंड को हम लोग इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। इस तरह का बात लिखाया गया था क्या कल? कुछ नहीं ना लिखाया गया था। शेप इस दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल होता है। अच्छा ये बताइए, आप टेट्राहेड्रल शेप समझते हैं ना? टेट्राहेड्रल शेप ऐसा होता है, देखो ध्यान से। ये जो शेप है इसी को हम लोग कौन सा शेप कहते हैं? टेट्राहेड्रल। ये सारा का सारा बॉन्ड एंगल जो है 109 होगा। कैसे? ध्यान से देखिए। बीच में रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ एक लिगेंड, और ये सारा का सारा एंगल कितना हो जाएगा?
109.5 109.5 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर शेप कैसा होता है? बीच में सेंट्रल एटम रहेगा और एक प्लेन में चारों का चारों जो है सो 90 डिग्री पर, बीच में सेंट्रल एटम, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड और यहाँ लिगेंड। यदि हम चारों को आपस में मिला देना तो वह एक स्क्वायर का निर्माण करता है और वह एक प्लेन में आने के कारण इस शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है? ये सब चीज़ ऐसा ही होता है, एक लिगेंड ऊपर लग जाता है और एक लिगेंड ठीक इसके नीचे लग जाता है। इसी को हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल भी है। तो हम ये कह रहे थे कि इस केस में भी शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाता है और यहाँ भी शेप ऑक्टाहेड्रल ही होता है। बॉन्डिंग इन 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री दोनों में होता है। यहाँ ये ठीक लिखा हुआ है हाई स्पिन कम्प्लेक्स, वो लो स्पिन कम्प्लेक्स। बस यहाँ एक बात और लिखाएगा, ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको मदद करेगी बॉन्डिंग के एक्सप्लेनेशन में। मिटा दे। कल हम एक एग्जाम्पल देखे थे जिसमें Na के साथ Cl4 था 2-, यही था ना। आज हम लोग देखते हैं NiCN का होल 4 2-। यहाँ भी 4 लिगेंड, वहाँ भी 4 लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन दिस आयन इज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ दैट आयन इज ऑल्सो +2। दोनों ऐसा सेम चलने के बावजूद भी एक अंतर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। Cl जो है वह WFL है और Cn जो है वह SFL है। यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही छोड़ दिया था पिछला दिन, आज छोड़ने वाला नहीं है। देखिए तो एक ये केस हम लोग देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। बताइए सेंट्रल एटम क्या है इसमें? निकेल। इसका तो हम बना चुके हैं ना, तो इसका हम नहीं बना रहे हैं, ये हम सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बताए थे। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d8 और हम चाहे तो इसमें 4p0 लिख सकते हैं। रीअरेंज करके यदि हम इसको लिखना चाहें और करके तो ये आर्गन 3d8 4s2 और 4p0 लिखा जा सकता है। चूँकि हमको एटॉमिक फॉर्म में जाना नहीं है, हमको निकालना होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन निकालने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम के आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब जो हमारा दूसरा स्टेप है उसको ये कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो ये आएगा आर्गन 3d8 4s0 4p0।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, इसका आउटर मोस्ट सेल चौथा है और चौथा के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन ना निकलेगा। अब देखिए ये है 3D 4s और ये क्या है 4p। d में ऑर्बिटल कितना होता है 5 और s में ऑर्बिटल 1 और p में ऑर्बिटल 3। इसीलिए जब हम d वाले को हम जब इस चीज़ को दिखाते हैं तो हमको टोटल कितना डब्बा दिखाना पड़ता है 5। इसको जब हम दिखाएंगे तो केवल 1 और इसको जब हम दिखाएंगे तो 3। अब हम इलेक्ट्रॉन को सजाने का काम करेंगे। D में 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप गौर से देखिए आपको कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और लिगेंड कैसा दिख रहा है, लिगेंड कैसा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रहने के लिए नहीं देगा, ये तुरंत उसको पेयर्ड करेगा और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित करेगा, बदल देगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस लिगेंड इज SFL then unpaired electron of central metal atom becomes paired। जब पेयर्ड हो जाएगा तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन क्या आएगा, आफ्टर पेयरिंग रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज D8 ही रहे D8 ही रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल वाइज कन्फिग्रेशन चेंज कर जाएगा और D में डब्बा 5 बनेगा। ये 3 तो बेचारा पेयर्ड था, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। ये 2 को जो अकेला है ये दोनों आपस में पेयर्ड हो जाएगा और यहाँ से ये 1 डब्बा खाली हो जाएगा, 1 डब्बा S का खाली होगा और P का 3 डब्बा। अब आप पहले ये हमको बताइए कि कुल कितना CN आप देख रहे हैं, 4। तो टोटल 4 CN देख रहे हैं तो 4N को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितना खाली डब्बा चाहिए, 4 खाली डब्बा चाहिए। तो जो खाली है जो खाली है उसमें से 4 आप सेलेक्ट कर लीजिए शुरू से। कौन कौन आएगा उसमें, D का 1, S का 1 और P का 2। और ये सब डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, पहले हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। तो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान 1 D 1 S और कितना P, 2 P आपस में इन्वॉल्व होगा और आपस में इन्वॉल्व होने के साथ ही ये जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा उसका नाम क्या होगा, DsP2, DsP2। और इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। अब आप देखिए कि कल और आज में अंतर क्या है। कल जब यहाँ पर Cl था तो यही पेयरिंग नहीं हुआ था और जब पेयरिंग नहीं हुआ था तो ये डब्बा खाली नहीं हो पाया था, तो इलेक्ट्रॉन 1 S और 3 P में गया था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया था। आप चेक कर लीजिए, आप ऐसा ही ना हुआ है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण वही पेयर्ड अप हो गया और पेयर्ड अप होने के बाद रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन बदल चुका है और अब जो हाइब्रिडाइजेशन उसका हुआ वह अलग तरीके से हुआ। चूँकि इनर सेल खाली है तो पहले इनर भरेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में इनर का D इन्वॉल्व हो जाता है, ये D ये S और 2 P इन्वॉल्व होकर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो यहाँ से पता चला इसके बारे में सबसे पहला बात, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड जो है वह SFL है। फिर पता चला कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है
वह DsP2 है। तीसरा बात अभी तुरंत हम देखें, जब हाइब्रिडेशन DsP2 होता है तो शेप स्क्वायर प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है, लगभग 90। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पहले ही 0 मिल चुका है। आप देखिए तो कहीं आपको अनपेयर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? नहीं। अच्छा ये बताओ, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, ये 4 CN जो आएगा इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। एक्चुअल में यह इलेक्ट्रॉन है किसका? ये ग्रीन कलर से जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, ये किसका इलेक्ट्रॉन है? लिगेंड का, जो लोन पेयर दिया है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, वही ये है। अच्छा, इस ऑर्बिटल का क्या काम है? ये ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है, इस ऑर्बिटल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। आप याद कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग बनाते थे तो एक S और एक P कंसीडर करते थे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता था, एक S 2 P कंसीडर करते थे तो sp2 होता था। जितना का ज़रूरत है उतना इन्वॉल्व होगा, बाकी जो बच गया वो कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो भाग ले लिया हाइब्रिडाइजेशन में, वो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, जो भाग नहीं लिया वह अनहाइब्रिडाइज्ड ही रह गया, बिना मिले जैसे था वैसे ही रह गया। तो ये P अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये सब आपस में मिक्स होकर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा DsP2। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 0 हो जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तब तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा ना। √n/n+2 Bm का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है ना जी, √n/n+2 Bm। n का मान कितना है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना 0 है, जिसको आप n कहा करते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ से 0 आ जाएगा। अच्छा, ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? ये डायामैग्नेटिक होगा। ये आउटर और वाइट, अच्छा आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल का कंसेप्ट ज़्यादा यहाँ है नहीं। अच्छा आप ये बताइए, और कुछ बचा क्या? हाई स्पिन कम्प्लेक्स है या लो स्पिन कम्प्लेक्स है? यह लो स्पिन कम्प्लेक्स है, चूँकि सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया है, तो हम इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे कि ये लो स्पिन कम्प्लेक्स। समझे? हो गया पूरा का पूरा बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन। आप NCERT बुक का क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस वाला, उसको आप खोलिएगा और खोल के देखिएगा कि VVT से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हम देखे हुए हैं, हम आपको समझाते हैं क्या पूछता है। आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस और कम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू VVT। A B C D करके 4 गो एग्जाम्पल दे देगा, और A में जैसे मान लीजिए ये दे दिया, B में कल जो दिए थे सो दे दिया, C में और आगे जो देंगे सो दे देगा। तो आपको कम्प्लीटली इसी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जैसे लिखा हुआ है डिट्टो एकदम वैसे ही। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है उसको समझाने से पहले आप एक काम कीजिए, पेज पलटिए पीछे, पिछला लेक्चर जो आप पढ़े हैं जिसमें आप NiCl4 यही ना पढ़े हैं, आप उसको पेज पलट के रखिए और जो कहते हैं उसको समझिए। NiCl4 2- है ना वहाँ पर, और अभी क्या है? अभी है NiCN4 2-। दोनों में अंतर बस इतना है कि लिगेंड एक में SFL है और दूसरे में WFL। आप देखिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उस जगह पर देखिए WFL है, यहाँ पर SFL है। वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आया। चेंज होने लगा ना बात। यहाँ पर शेप स्क्वायर प्लेनर है, वहाँ पर टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, वहाँ पर 109.5 डिग्री होगा। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो चुका है और मैग्नेटिक मोमेंट 0। वहाँ पर कुछ आया है, कुछ वैल्यू है वहाँ पर, 2 आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और √8 Bm आया है मैग्नेटिक मोमेंट। ये डायामैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स है, वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स है। और एक और बात, यह कंपाउंड कलरलेस होता है और वह कंपाउंड कलर्ड होता है।
अब इससे रिलेटेड पहले आपको एक कंसेप्ट हम दे देते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स कंपाउंड इज कलरलेस, 4 गो ऑप्शन डाल देगा। आपको इसी कंसेप्ट के आधार पर निकालना पड़ेगा कि कौन कंपाउंड में कलर होता है और कौन कंपाउंड में कलर नहीं होता है। देखिए, उस हर कंपाउंड में लाल, पीला, हरा, ब्लू, किसी न किसी टाइप का निश्चित रूप से कलर होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, एक या एक से अधिक, और वह सारा का सारा कंपाउंड कलरलेस होगा जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे NiCN का होल 4-, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह कलरलेस होगा। और वो जो कंपाउंड आप देखें हैं NiCl4, उसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कुछ संख्या आ गई है, तो वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका कलर होगा। इस आधार पर हम यह भी पहचान पाते हैं कि कौन कलरलेस होगा और कौन कलरफुल होगा। बात समझ में आ गई? बस इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो आपसे क्वेश्चन कलर के मामले में पूछ देगा। क्वेश्चन यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या CBSE से, दोनों में पूछा है ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई NiCl4 2- इज टेट्राहेड्रल while NiCN4 2- इज स्क्वायर प्लेनर। इसका रीजन दीजिए, क्या रीजन है इसका? हम कहेंगे इन NiCl4 2- ligands are WFL, hence unpaired electron of central metal atom do not paired up, but in NiCN4 2- ligands are SFL, hence unpaired electron of central metal atom becomes paired, and in this case hybridization is DsP2, while in NiCl4 2- hybridization is sp3. Due to hybridization of central metal atom in both compound, in NiCl4 2- is sp3 and in NiCN4 2- is dsp2. Both have different geometry, hence we can say that in sp3 hybridization shape is tetrahedral, and in dsp2 hybridization shape is square planar. It means overall we can say that both compound or both ion have different geometry due to different hybridization of central metal of both different hybridization of central metal atom in both compound. इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में उसको जैसे चाहें उसको लिख सकते हैं, यही इसका प्रॉपर वे है। तो आपसे इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको घुमाते रहेगा, आप घूमते रहिए। यदि एक्सप्लेनेशन मतलब आपको करना है तो आपको इसका पूरा एकदम एग्जैक्ट कंसेप्ट होना चाहिए। और एक और बात है यहाँ पर, सुनो, एक और बात ये है कि तुम इसमें कितनों बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तुमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, नहीं तो तुम गलती कर बैठोगे। कभी कभी क्या होता है, जो बात लिख दी है ना उससे बात सीधे लिंक से हट जाता है, और वहाँ पर तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ हमको क्या करना चाहिए उस हिसाब से। और वैसा चीज़ अभी तुम समझ नहीं पाओगे जब तक वो प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। उतारिए, वो धीरे धीरे सब आएगा। कल भर ये क्लास चलेगा, पूरा का पूरा भी हम बॉन्डिंग ही एक्सप्लेन करेंगे, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसमें, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहले आप इसको उतारिए। हाँ, कल से एग्ज़ाम है तो छुट्टी थोड़े रहेगा, ऑनलाइन चलेगा क्लास, घर पर बैठ के पढ़िए, क्लास रुकेगा नहीं। देखो क्लास में बहुत तमाशा है भाई, तुम कहोगे छुट्टी देने, हम छुट्टी दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समर वाला बैच में भी छुट्टी दे देंगे, हम हो घर पे आराम करेंगे कि झूठे पागल की तरह पगलाते रहेंगे। उतारिए। K4FeCN का होल 6, इसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कीजिए। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए तुम एक काम जरूर करना, K4 और FeCN- को इसको तोड़ के अलग कर देना। ये आयन बन के अलग रहेगा, इसका कोई लेना देना एक्सप्लेनेशन में नहीं है, इसलिए क्योंकि K4 और ये आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है, जो कि एक सिंपल बॉन्ड है। मेन तुमको काम करना है किसके अंदर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का। जैसे देखो हम यहाँ भी आयन का काम किए हैं,
और दोनों का काम सेम होता है, वो आपको तोड़ना ही पड़ेगा वहाँ पर। आप जब ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालिएगा, कीजिए अब, और नहीं करोगे तो पीटेंगे हम। तो फूल पत्ती बना रहा होगा ना लाल पियर हरियर से, और इस पर काम नहीं कर रहा होगा, कहेगा कि पिछले हम उतार रहे हैं, और मार मारेगा। इतना धीरे कैसे चलता है रे। एकदम आसान है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला नहीं है। या तो इसका कन्फिग्रेशन आपको D2sp3 आएगा, या फिर इसका कन्फिग्रेशन sp3d2 आएगा। अब क्या आएगा ये आप चेक कर लीजिए। और हमको तो दिख रहा है कि क्या आएगा, हमको तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, बनाओ बोल देंगे तो तुरंत पकड़ लेगा बात को। एक लड़का पढ़ता था पिछला साल, वो IIT मेंस भी निकाला है, एडवांस भी निकाला है, बकलोल जैसा है। कल शाम में यहाँ पर आया था, कल शाम में आया तो पढ़ने में बढ़िया था, वो थोड़ा सा हकलाता है बोलने में। आया बोला क्या, कुछ कुछ बोल रहा था, हमको समझे में नहीं आया, शाम में इतना न व्यस्त रहते हैं। हम बोले अच्छा जाओ तुम जो है सो बाद में भेंट करने के लिए आना। हम उसको कहे कि बाद में भेंट करने आना, या फिर रात में 9 बजे 9:30 कॉल करना। 9 बजे 9:30 जब कॉल किया तो बोला कि सर मेरा रिजल्ट हुआ है। तो हमको लगा यार इसको तो भगा दिए थे हम बोले अच्छा ठीक है कल फिर तुम आओ 11 बजे। उस लड़का को देखोगे तुमको कहीं से नहीं लगेगा देखने में मतलब पढ़ने वाला लड़का है। जी मेंस नहीं एडवांस भी निकाला है, मिलाएंगे तुमको उससे, आज होगा तो आएगा, बुलाएंगे किसी दिन। देखो यहाँ बना क्या, हम इसी में इसको सॉल्व कर दें। अरे अभी तक तुमसे बना नहीं ये बबू, ये एकदम आसान था, ये आपसे बनना चाहिए था। चलिए रुक जाइए, आप देखिए इधर, ये K4 FeCN का होल 6 कैसे टूटेगा, 4K प्लस में, और FeCN का होल 6 4 माइनस में, ऐसा ही ना टूटेगा। अब सुनो, इस आयन को तुम इसके जगह पर लिखो, यानी FeCN का होल 6 4 माइनस, इसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो कन्फिग्रेशन किसका लिखाएगा,
26 का, ये D6 हो जाएगा, बोलेगा रे? वादा नहीं भूले हैं हम, समझा? वादा हम भूलते भी नहीं हैं। जान जाए तो जाए पर वचन ना जाए, और हम सोच रहे हैं वचन तोड़े नहीं है। वचन तोड़ दे रहे, तुमको तोड़ देंगे तभी वचन बचेगा। Fe26 होगा, ये 3D6 होगा, तो यहाँ पर 3D6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम ये समझा, ये कैसे कैसे लिख दिए हम। अब यह सब कन्फिग्रेशन नहीं लिखने के लिए आ रहा है। हाँ, तो बगल में सरा हुआ पानी है, थोड़ा सा देखिए मथा था रगड़ के कि कुछ असर। अरे सब देखो, यहाँ केमिस्ट्री का जो फ्लो चलता है ना, तो सब केमिकल मय हो चुका है, समझो ना। कहीं भी मथा नाक रगड़ोगे तो कुछ ना कुछ मथा में बात जरूर केमिकल जाएगा। Fe2+ यहाँ 0 हो जाएगा। S से ही इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो आउटरमोस्ट सेल से ही निकलता है। 3D6 फॉर S0। 3D6 यदि हो गया तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? ऐसे ही ना, पहले एक एक करके और बाद में एक पेयरिंग होगा। क्या यहाँ तक सभी लोग का काम सही है? लिगेंड तो यहाँ भी स्ट्रांग फील्ड है। अरे लिगेंड तो यहाँ भी ना Cn- है। आप चेक कीजिए, Cn- वीक फील्ड लिगेंड होता है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है? Cn- स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, यानी यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वैसे ही नहीं छोड़ेगा, ये उसको पेयर्ड करेगा। तो एक इसका मतलब है कि जो बात यहाँ लिखा गया वह बात इसके लिए फिर से लागू होता है। तो अब कन्फिग्रेशन में यहाँ पर थोड़ा सचेत होकर इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम हमको फिर से करना पड़ेगा। कौन कौन इन्वॉल्व होगा ये चेक करना पड़ता है, तो हम ये मिटा रहे हैं। देखो तो जरा, एक पेयर्ड तो पहले से है, दो मिलके एक पेयर, दो मिलके एक पेयर बनेगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों उठा और यहाँ आके आ जाएगा, दो ऑर्बिटल खाली हो जाएगा? यानी इसका रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन तो ऐसा ही होगा ना जैसा आपको दिख रहा है। कितना Cn आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है? 6। डब्बा खाली कितना चाहिए? 6। एक D, ये D ही है ना, ये भी D है, ये S है और ये 3P। तो 2 D, 1 S और 3P मिलके हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर देगा? D2S और P3। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sP3। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसी सब डब्बा के कारण होगा। हम इसको इसलिए घेर देते हैं बार बार ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस है, वैकेंट ऑर्बिटल के मिक्सिंग का। और यही सब ना, वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? DsP3। तो अब यहाँ से बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का कितना है? 6। SFL है या WFL? SFL। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sP3। शेप बताइए। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में शेप क्या लिखे हैं? ऑक्टाहेड्रल, बॉन्डिंग एंगल ऑलमोस्ट 90। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 0 हो जाएगा ना। अच्छा, इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यदि हम दिखाना चाहें ग्रीन से तो ऐसे दिखा सकते हैं। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ना थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाना पड़ता है। एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट पेन शायद आप यूज़ ना करते हो, तो आप क्या कीजिए, इस इलेक्ट्रॉन को ना डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम दिखाए थे। कुछ डिफरेंट हो ताकि पता चले कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कौन है और सेंट्रल मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन कौन है। 6 ग्रीन पेयर दिख रहा है, यही 6 ग्रीन पेयर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा Cn- किसके साथ? आयरन के साथ। तो बॉन्ड एंगल हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यह भी कंपाउंड कलरलेस ही होगा। हाँ, एक और बात ये बताइए, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में एक बात नया जुड़ जाता है, बताइए। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और अब हम आपको समझाते हैं इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब तुम समझ जाओगे इसको बढ़िया से। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स
तुम एक बात बताओ तो, 4s2 3d6 4p0 लिखे, इधर इधर 4s2 3d6 4p0 लिखे, हम यहाँ पर 4d0 भी तो लिख सकते थे। 4d0 लिखे नहीं है चूंकि हमको पता था कि उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुमको मन हो तो तुम लिख सकते हो। अब थोड़ा इधर देखना, जब हम रीअरेंज किए तो 3d 4s 4p और बाद में यदि 4d होता तो 4d लिखते, 4d0। तो तुम ये बताओ कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है, अंदर का d यानी 3d भाग लिया है या बाहर का d 4d भाग लिया? अंदर का d 3d भाग लिया, इसीलिए इसका नाम हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब आप इसी में WFL ले लेंगे ना, तो WFL क्या करता है, सुनो, WFL रहता तो क्या होता है पहले आप इसको समझिए। ये जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था सब अनपेयर्ड रह जाता, तब बचता है एगो S और 3 गो P। डब्बा है, डब्बा मात्र बचा 4 गो, जरूरत है कितने का, 6 का। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर 4d0 लिखना पड़ता, फिर d में 5 गो बाहर का ऑर्बिटल बनाना पड़ता, एक S लेते, 3 P लेते और आउटर मोस्ट सेल का D लेते और D का 2 गो लेते, तब जाके एक S 3P और 2D मिलता, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2 और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता। लेकिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते होते सारी की सारी बातें बदल जाएंगे। देख रहे हैं, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा वो। तो एक चीज़ तुम चेंज करोगे, यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर है इस तरह से बना और अगला स्ट्रक्चर में इसी में हम FeCN का होल 6 की बजाय Cl4 लिख दें तो फिर बात बदल जाएगा, क्योंकि Cn- जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl- जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब यदि एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं आप तो काम कर सकते हैं। कुछ होमवर्क लिख लीजिए जो आपको करके लाना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया जी। छाप लो, छापो छापो, जल्दी छापो। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। और छापना तुम्हारा एडमिशन सिद्ध अधिकार है। ये नारा हम बता रहे हैं तुमको, तुम देना, हमारे लिए ये नारा थोड़ी ना है। एडमिशन यदि तुम्हारा हो गया तो तुम्हारा अधिकार हो गया छापने का। तुम रोक दोगे तो हमको रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, छापो, अच्छा से छापो। कुछ होमवर्क लिख लीजिए जो घर से आपको करके लाना है। होमवर्क लिखेंगे K4FeCl का होल 6। अगला एग्जाम्पल ZnNS3 का होल 4 2+। अगला एग्जाम्पल CuNH3 का होल 4 1+। NiCO का होल 4 COH2O का होल 6 3+। नहीं रे, ऐसे कैसे हो जाएगा, मजाक चल रहा है। COF6 3-। इस सब को आप बना के लाइए, इस सब का डिस्कशन हम ख़त्म करेंगे कल और अगले क्लास से ये थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि VVT गलत कहाँ पर है। जानते हो, इतना करने के बाद भी कुछ कुछ गलती इस थ्योरी में अभी भी है, जिसको सुधारने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हालांकि एक बात है, CBSE वाले लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CBSE में पूछता है, बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है क्वेश्चन।
ये सीबीएसई वालों के लिए बेहद ज़रूरी है, बिहार बोर्ड वाले के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मन हो तो पढ़ना, और नहीं मन हो तो अरे मुंह तो फुला देंगे नहीं पढ़ेगा तो। चट्टा पागल उगल है क्या रे? यहाँ बोर्ड लेवल का तो हम पढ़ाते ही नहीं, हम तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोर्ड एग्जाम से जोड़ेगा तो पीट के बुखार छोड़ा देंगे। आइए नेक्स्ट क्लास, पहले इस सब जो एग्जाम्पल दिया गया इस सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब आप बनाओगे तो आप देखना जहाँ तहाँ आप गड़बड़ाने लगोगे।